वो आदमी जब भागकर युवराज रुद्रदेव के कक्ष के सामने पहुंच गया तो उसे लगा कि उसने अपने आप को सुरक्षित कर लिया है। लेकिन वो नहीं जानता था कि जो लोग अपने आप को बचाने और युवराज रुद्रदेव की जान लेने के लिए राज्य रक्षक आदित्य के ऊपर हमला करने से नहीं चुके थे, वो उसे मौत के घाट उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले थे। और यही हुआ भी। इससे पहले कि वो आदमी युवराज रुद्रदेव के सामने षड्यंत्र से जुड़ी हुई बात रखता कि उससे पहले ही एक तीर आकर उसके गले में घुस गया था और वो जमीन पर गिर गया था। युवराज रुद्रदेव के कक्ष के सामने एक आदमी के मारे जाने की खबर ने पूरे राजमहल में हाहाकार मचा दिया था। बोलो बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? युवराज रुद्रदेव ने जमीन पर पड़े उस आदमी से पूछा। वो कुछ कहना भी चाह रहा था, लेकिन तीर ने शायद उसकी आवाज निकालने वाली नसों को ही काटा था, इसलिए तमाम कोशिश करने के बाद भी उसकी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लगा था। तभी युवराज रुद्रदेव की नजर वहां पर मौजूद एक परछाई पर पड़ी, और जैसे ही युवराज रुद्रदेव की नजर उस परछाई के ऊपर पड़ी, वो तुरंत उसी ओर दौड़ पड़े थे। वो समझ गए थे कि जिसने इस आदमी को तीर मारा है वो वहीं छुपा हुआ है। लेकिन जो आदमी वहां छुपा हुआ था वो युवराज रुद्रदेव को अपनी ओर आता देखकर भाग निकला था। रात काफी गहरी थी, इसलिए महल के कुछ हिस्सों में अंधेरा था। उस आदमी के ऊपर तीर चलाने वाला आदमी आगे आगे भाग रहा था और युवराज रुद्रदेव उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, और युवराज रुद्रदेव के पीछे उनके सैनिक दौड़ रहे थे। कुछ देर तक ऐसे ही चूहे बिल्ली की दौड़ होती रही, और उसके बाद वो आदमी अंधेरा का फायदा उठाकर न जाने कहां गायब हो गया था, और युवराज रुद्रदेव हाथ मलते रह गए थे। वो वापस भागकर अपने कक्ष के बाहर पहुंचे, लेकिन तब तक खबर लेकर आने वाला आदमी मारा जा चुका था। उसे जहर बुझे तीर से मारा गया था, इसलिए उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। युवराज रुद्रदेव के ऊपर हुए हमले की खबर पूरे राजमहल के साथ साथ पूरे राज्य में फैल चुकी थी। जो लोग एक दिन पहले वहां इकट्ठा हुए थे वो आज फिर से वहां इकट्ठा होने लगे थे, लेकिन आज वो अपने लिए नहीं बल्कि युवराज रुद्रदेव के लिए परेशान थे और युवराज रुद्रदेव का नाम लेकर शोर मचा रहे थे। आपके कक्ष के बाहर आपके सामने ही किसी आदमी का मारा जाना छोटी बात नहीं है युवराज। यह हमला आपके ऊपर भी हो सकता था। युवराज रुद्रदेव से मिलने आए एक कबीले के सरदार ने युवराज रुद्रदेव से कहा। हाँ युवराज, सही कह रहे हैं ये। उस आदमी के मारे जाने के पीछे जरूर किसी अपने का हाथ है। आपको पारद को ढूंढने जाने से पहले उस आदमी का पता लगाना चाहिए जिसने वहां तीर चलाने की हिम्मत की। वहां खड़े एक और आदमी ने कबीले के सरदार की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। वहां खड़े सभी लोगों को उस हमले के पीछे युवराज रुद्रदेव के सौतेले भाई युवराज परमदेव का हाथ होने की आशंका थी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री सर्वदमन को भी यही लग रहा था कि ये हमला युवराज परमदेव ने ही कराया है। फिलहाल मेरा पूरा ध्यान राज्य की रक्षा हेतु पारद को ढूंढने जाने पर है, लेकिन मैं इस हमले के पीछे छिपे साजिशकर्ताओं का भी पता लगाऊंगा। युवराज रुद्रदेव ने जनता को शांत कराने के इरादे से कहा। युवराज रुद्रदेव की बातें जनता के लिए मानो पत्थर की लकीर थी। इंद्रनगर की जनता अपने युवराज से बहुत प्यार करती थी। उनके लिए युवराज रुद्रदेव के द्वारा कही गई एक एक बात भगवान की वाणी के समान थी। इसलिए वहां खड़े लोगों में से किसी ने भी युवराज रुद्रदेव की बात का विरोध नहीं किया और सब शांतपूर्वक वहां से चले गए थे। जनता के वहां से चले जाने के बाद भले ही इंद्रनगर राजमहल में शांति छा चुकी थी, लेकिन युवराज रुद्रदेव के मन में उस व्यक्ति के द्वारा कहे गए आखिरी शब्दों को सोचकर एक द्वंद्व उठ चुका था, जो शायद उस आदमी के कातिल के पकड़े जाने के बाद ही शांत होने वाला था। इधर जैसा द्वंद्व युवराज रुद्रदेव के मन में उठा हुआ था, ठीक वैसा ही द्वंद्व उस तस्करी करके लाए गए जानवरों को रखने वाले बंगले में घुसते वक्त सिद्धार्थ के मन में उठा हुआ था। सिद्धार्थ और गुरबचन बहुत ही खामोशी के साथ बंगले में दाखिल हो चुके थे और छुपकर आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग उस कमरे के दरवाजे तक पहुंच गए थे जिस कमरे में उन्होंने उस आदमी को देखा था। सिद्धार्थ उसी दरवाजे के पास ही रुक गया था और गुरबचन दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया था। लेकिन ये क्या, वो कमरा तो एकदम खाली था। यहां तो कोई नहीं है। गुरबचन दरवाजे के पास आकर फुसफुसाते हुए बोला और उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ हैरत में पड़ गया था। पक्का आपने इसी कमरे में उस आदमी को देखा था? सिद्धार्थ ने गुरबचन से पूछा। हाँ भाई,
वो देखो, ये वही झरोखा है जिससे मैंने उसे देखा था। गुरबचन ने दरवाजे की तरफ उंगली दिखाते हुए जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर सिद्धार्थ की हैरानी और बढ़ गई थी, क्योंकि जब उन्होंने उस आदमी को उसी कमरे में देखा था और तब से ना तो कोई फिर अंदर आया था और ना ही कोई बाहर गया था, तो आखिर में वो आदमी चला कहाँ गया था? ये सोच सोचकर सिद्धार्थ के माथे पर पसीना आ चुका था। वो अब अपने चारों ओर देखने लगा था। सिद्धार्थ अभी इस बारे में सोचते हुए चारों ओर देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर गुरबचन के सीने पर चली गई थी और वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। हम फंस गए गुरबचन अंकल, सिद्धार्थ ने गुरबचन से कहा और उसके सीने की ओर इशारा कर दिया था। सिद्धार्थ का इशारा पाकर गुरबचन ने भी जब अपने सीने की ओर देखा तो वो भी हैरान हो गया था। गुरबचन के सीने पर लेजर लाइट पड़ रही थी और ठीक वैसी ही लेजर लाइट सिद्धार्थ के सीने पर भी आकर पड़ने लगी थी। मतलब साफ था किसी ने उन दोनों के ऊपर बंदूक तान रखी थी। जब उन दोनों ने उस लेजर लाइट को फॉलो किया तो देखा वहां बनी सीढ़ियों के ऊपर दो आदमी हाथ में पिस्तौल लिए हुए उन्हीं की तरफ खा जाने वाली नजरों से देखे जा रहे थे। ये तो दो हैं, सिद्धार्थ ने कहा। ये तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन ये दो कैसे हैं और इन्हें पता कैसे चला कि हम अंदर आ रहे हैं? गुरबचन ने कहा। चलो बहुत हुआ खुसुर फुसुर, अब चुपचाप घुटनों के बल बैठ जाओ। सिद्धार्थ के आगे कुछ कहने से पहले ही उन दोनों आदमियों में से एक ने कहा और फिर दोनों पिस्तौल ताने हुए उन दोनों की तरफ बढ़ गए थे। सिद्धार्थ और गुरबचन दोनों दीवार के सहारे बैठे हुए थे और उनके हाथ उनके कंधों के पीछे थे। बोलेगा कि क्या करने आया है इधर, या फिर गोली खाकर ही मानेगा? सिद्धार्थ और गुरबचन को चुप बैठा देखकर उन आदमियों में से एक ने कहा। तुम्हें कैसे पता लगा कि हम अंदर आ रहे हैं? गुरबचन ने सवाल किया और उसका सवाल सुनते ही वो दोनों हंसने लगे थे और उनको ऐसे बेतरतीब हंसते देखकर सिद्धार्थ और गुरबचन दोनों हैरान होकर उन्हें देखे जा रहे थे। उनका यूं उनके मुंह पर हंसना उन दोनों को अपनी बेइज्जती का एहसास करा रहा था। तुम लोग पुलिस वाले तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, वरना इतनी बेवकूफी भरे सवाल नहीं करते। उनमें से एक ने सिद्धार्थ और गुरबचन की ओर देखते हुए कहा और फिर वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की ओर उंगली दिखा दी थी। वहां लगे सीसीटीवी कैमरों को देखकर सिद्धार्थ ने अपने होंठ काट लिए थे। वो गुल्लू को जल्द से जल्द ढूंढकर निकालने की हड़बड़ी में ये सोच ही नहीं पाया था कि वहां पर सीसीटीवी भी लगा हो सकता है। गुल्लू कहाँ है? मुझे गुल्लू दे दो और मैं चला जाऊंगा, वरना अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। सिद्धार्थ ने अपने सामने खड़े हुए आदमियों को धमकी देते हुए कहा और उनकी धमकी सुनकर वो दोनों चौंक गए थे। अच्छा, तो वो तुम हो जिसने कश्यप भाई को धमकी दी थी, उनमें से एक ने कहा और फिर अपना फोन निकाला और कश्यप को फोन मिला दिया था। कश्यप ने पहली बेल जाते ही फोन उठा लिया था। बोल, क्या हुआ? उधर से कश्यप की आवाज आई। जिसने आपको धमकी दी थी भाई, वो लाल पांडा के लिए, वो इधर आया हुआ है। उसके साथ में एक और बंदा है। फोन मिलाने वाले बंदे ने जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर कश्यप चौंक गया था। भाऊ साहब को तो नहीं देखा इन्होंने? कश्यप ने चौंकते हुए सवाल किया और उसके सवाल पूछने के बाद वो दोनों आदमी भी सकपका गए थे, क्योंकि उन्हें इस बात का जरा सा भी आइडिया नहीं था कि उन्होंने भाऊ साहब को देखा है या नहीं। नहीं नहीं, जब तक ये लोग आए भाऊ साहब निकल चुके थे भाई, उन आदमियों में से एक ने जवाब दिया। ठीक है, बात करा उससे मेरी, कश्यप ने कहा और इतना कहने पर उस आदमी ने अपना फोन सिद्धार्थ की तरफ बढ़ा दिया था। क्यों रे, तुझे मरने से डर नहीं लगता? कश्यप ने सिद्धार्थ से सवाल किया। लगता है, बहुत लगता है, लेकिन मरने से नहीं, मारने से डर लगता है। मैं किसी को मारने से पहले बहुत डरता हूं, सिद्धार्थ ने जवाब दिया और फिर एक कुटिल मुस्कान उसके चेहरे पर बिखर गई थी। उसके इस तरह से जवाब देने पर कश्यप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। इसको तब तक मारो जब तक ये मर ना जाए, और हाँ, इसकी बॉडी को रेत के नीचे दफन मत करना, बल्कि खुले में फेंकना, जिससे सबको पता लगे कि ईगल गैंग से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। बाकी उस रवि को तो मैं देख लूंगा। कश्यप ने अपने आदमियों को आदेश दिया और फोन काट दिया था। अबे साले, मेरे सामने तू हाथ ऊपर किए हुए गन पॉइंट पर बैठा हुआ है और मरने मारने की बातें कर रहा है।
डर नहीं लगता तुझे? उनमें से एक ने सिद्धार्थ से कहा और उसके इतना कहने के बाद सिद्धार्थ के चेहरे पर मुस्कान की चमक और तेज हो गई थी। तुझे मैं नहीं, वो मारेगा। इतना कहकर सिद्धार्थ ने उनको दूसरी तरफ देखने का इशारा किया और जैसे ही उन आदमियों ने जिस ओर सिद्धार्थ ने इशारा किया था उस ओर देखा कि वहां बैठा जंगली बिल्ला उन दोनों के ऊपर कूद पड़ा था। अचानक से जंगली बिल्ले के अपने ऊपर छलांग लगाते देखकर उन दोनों की सांसें बाहर आ गई थी और उनके हाथों से बंदूक छूटकर दूर जा गिरी थी। उनके हाथों से बंदूक छूटकर दूर गिरते देखकर गुरबचन ने अपनी पिस्तौल निकाल ली थी और उसके बाद उन दोनों के ऊपर तान दिया था। अपनी ओर पिस्तौल तनी देखकर उन दोनों लोगों ने हाथ ऊपर कर लिया था। चलो अब स्कूली बच्चों की तरह लाइन लगाकर खड़े हो जाओ और जो जो टीचर जी पूछेंगे वो ठीक ठीक बताना। गुरबचन ने पिस्तौल ताने हुए कहा और उसका इशारा पाकर वो दोनों किनारे जाकर खड़े हो गए थे। चलो बताओ, गुल्लू को लेकर कहां गए हैं? सिद्धार्थ ने उनकी तरफ देखते हुए सवाल किया। बहुत गलत जगह पंगे ले रहे हो तुम दोनों, बहुत महंगा पड़ने वाला है तुम दोनों को ये। उनमें से एक ने सिद्धार्थ को धमकी देते हुए कहा। सस्ती चीजें हमें पसंद भी नहीं। अब फटाफट बता ये जो पूछ रहा है, वरना खोपड़ी खोल दूंगा। गुरबचन ने डायलॉग बाजी करते हुए कहा। क्या अंकल, आप भी सस्ते डायलॉग मारते रहते हो? सिद्धार्थ ने गुरबचन की बात सुनकर कहा। लेकिन इससे पहले कि गुरबचन उससे कुछ कहता कि उन आदमियों में से एक गुरबचन की बंदूक छीनने के लिए झपट पड़ा था। उसने लपक कर गुरबचन की बंदूक पकड़ ली थी। उस आदमी को गुरबचन की बंदूक पकड़ते देखकर दूसरे आदमी का भी हौसला बढ़ गया था और वो दौड़कर सिद्धार्थ से उलझ गया था। चारों लोग आपस में गुत्थम गुत्था कर ही रहे थे कि तभी वहां पर 2 फायर चलने की आवाज हुई। धाए धाए की आवाज से पूरा बंगला गूंज गया था और जो आदमी गुरबचन से भिड़ा हुआ था उसका सिर खुला हुआ था। ये क्या कर दिया आपने? सिद्धार्थ ने गुरबचन की ओर देखते हुए कहा, जो वहीं खड़ा हुआ था। मैंने कुछ नहीं किया, गुरबचन ने जवाब दिया। और फिर जब उसने उस आदमी की ओर देखा जो सिद्धार्थ से भिड़ा हुआ था तो गुरबचन की हवा टाइट हो गई थी। उस आदमी का भी सिर तरबूज की तरह फटा हुआ था, यानी वहां पर गोली किसी तीसरे ने चलाई थी। कौन था वहां पर गोली चलाने वाला तीसरा आदमी? और क्या युवराज रुद्रदेव लगा पाएंगे षड्यंत्रकारियों का पता? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।